जेट एयरवेज के शेयर प्राइस लास्ट 2 दिन से 5% का अपर सर्किट लगा रहा है और न्यूज़ ये आ रही है कि जेट एयरवेज 2.0 फिर से सर्विसेज स्टार्ट करने वाला है और ऑपरेशंस जो है वो 2022 के Q1 से ही स्टार्ट होने वाला है। तो बहुत सारे पॉजिटिव न्यूज़ आ रहे हैं जेट एयरवेज से रिलेटेड और बहुत सारी हायरिंग भी चल रही है। तो क्या जेट एयरवेज फिर से स्टार्ट होने वाला है और शेयर प्राइस जो अपर सर्किट मारा, तो क्या ये बहुत अच्छा रिटर्न है, क्या एक बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट के लिए हमें देखना चाहिए जेट एयरवेज को। तो इन सभी के ऊपर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि जेट एयरवेज 2.0 में क्या क्या होगा और हम ये भी देखेंगे कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के साथ क्या ट्रीटमेंट हो रही है। ये वीडियो अगर आप जेट एयरवेज में इन्वेस्टेड हो या इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो तो ये वीडियो को अंत तक देखना, तभी आपको समझ में आएगा कि ये स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अगर आप हाफ वीडियो देखते हो तो आप मिस्टेक कर सकते हो। तो पहले पूरी वीडियो देख लो, समझ लो कि क्या चल रहा है, फिर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं, ये जेट एयरवेज में आप डिसाइड कर सकते हो। तो सबसे पहले जो न्यूज़ है जो कि जेट एयरवेज 2.0 ये है क्या, तो सिंपली जेट एयरवेज बहुत अच्छी कंपनी थी, बहुत अच्छी चल रही थी इसके बिजनेस, बट ये डिस्काउंट्स और ये सब के चक्कर में ये बहुत ज़्यादा लॉस कर रही थी और फ्यूल प्राइसेस बढ़ गए और काफ़ी सारे प्रॉब्लम होने लगे। तो एक टाइम के बाद इन्होंने डिफ़ॉल्ट करना स्टार्ट किया और फिर ये लगभग इनके ऑपरेशन सारे के सारे ऑपरेशंस बंद हो चुके थे। तो NCLT में चला गया था जेट एयरवेज। वहाँ पे NCLT से दो लोग हैं, मतलब एक तरह से दो पार्टी हैं, एक है जलान और एक है कालरॉ। इन दोनों के कंसोर्टियम, मतलब एक तरह से दोनों मिलके एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि ये दोनों मिलके जेट एयरवेज को रिज्यूम करेंगे फ्लाइट और ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि Q1 2022 में फ़्लाइट्स ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएंगे। और इन दोनों के अप्रूवल, सारे अप्रूवल लगभग मिल गए। 2-3 छोटे से प्रॉब्लम आ रही है इस डील में, बट ऑलमोस्ट इन लोगों ने सब कुछ रेडी कर रखा है। हायरिंग ऑलरेडी हो चुकी है, टॉप मैनेजमेंट भी ऑलरेडी हायर हो चुके हैं, तो काफ़ी सही चल रहा है अभी तक। और इनका ये भी अभी रिसेंटली न्यूज़ में ये भी बताया इन्होंने कि जेट एयरवेज 2.0 जो है ये Q3 Q4 तक इंटरनेशनल फ़्लाइट्स भी स्टार्ट कर देंगे। और इनका प्लान है कि 50+ फ्लाइट इस 3 साल के अंदर स्टार्ट करने का और 100+ 5 ईयर में। तो ये बहुत अच्छा टारगेट है, बहुत बड़ी टारगेट है और अगर ये अचीव करते तो कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। एज अ कंज्यूमर, अगर आप एम्प्लॉय हो तो उनके लिए भी काफ़ी अच्छी न्यूज़ ये आ रही है। और इन्होंने अभी करंटली जो है 150 फुल टाइम एम्प्लॉयज़ को हायर कर लिया है, ठीक है, और ये 1000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को हायर कर रहे हैं ऑल कैटेगरीज में। बहुत सारे कैटेगरीज में जॉब चाहिए होते हैं एयरलाइन बिजनेस में, तो उन सभी कैटेगरीज में बहुत ज़्यादा हायरिंग चल रही है। तो ये सारी न्यूज़ काफ़ी हद तक बहुत पॉजिटिव है जेट एयरवेज और ख़ासकर जो एम्प्लॉयज़ है और जो कस्टमर है उनके लिए। बट शेयर होल्डर्स के लिए क्या है वो आगे हम बात। तो अगर आप लोग सोच रहे हो कि ये जो नया ओनर है ये है कौन और ये क्यों ये बाय कर रहे हैं, तो आपको बता दूं कि जो नए ओनर है जेट एयरवेज के, वो उसमें से एक तो UK बेस्ड कालरॉ कैपिटल पार्टनर है और दूसरे हैं मुरली लाल जनान, ठीक है। ये दो अलग अलग पार्टी है, एक कंपनी है और एक ये इंडिविजुअल है, ठीक है। ये दोनों मिलके कंसोर्टियम बना रहे हैं और ये दोनों मिलके इसको टेक ओवर कर रहे हैं, ठीक है। तो कालरॉ कैपिटल जो ये ग्लोबल फाइनेंशियल एडवाइजरी फर्म है, बड़ी फर्म है ग्लोबल में, ठीक है। और इन्होंने इंटरेस्ट दिखाया और ये रियल एस्टेट और ये सब फाइनेंसिंग, ये सब में बिजनेस है इनका, एक तरह से वेंचर कैपिटलिस्ट बन के यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। तो ये लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो कालरॉ कैपिटल एक बहुत बड़ी एसेट कंपनी है, इनका एसेट वर्थ यहाँ पे आप देख सकते हो 2019 रिकॉर्डिंग। तो और मुरली लाल जलान भी एक बहुत बड़े नामी बिलियनियर्स हैं। तो ये दोनों मिलकर कंसोर्टियम करके इसको टेक ओवर कर रहे हैं। अगर किसी को नहीं पता कि जेट एयरवेज क्यों डूबा या जेट एयरवेज के साथ क्या हुआ था, तो जेट एयरवेज के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम हुई थी। 2006 के आसपास इन्होंने एयर सहारा को खरीदा था, जो कि बहुत ही एक कॉस्टली परचेज था। उसके बाद ये एक बजट एयरलाइन से बहुत ज़्यादा कंपटीशन आ रहा था, जैसे इंडिगो, स्पाइस जेट, गो एयर। फिर मैनेजमेंट के ऊपर भी बहुत सारे ब्लेम लगे। एक तो यही वाला ब्लेम था कि इन्होंने एयर सहारा को बहुत महंगे पे ख़रीद लिया, और भी कई सारे बैड डिसीजन के ब्लेम लगे हैं मैनेजमेंट के ऊपर। क्योंकि जेट एयरवेज दो तरह के बिजनेस चला रहा था, एक फुल मतलब कि एक लग्जरी टाइप वाला बिजनेस था और एक जो लो कॉस्ट एयरलाइन बोलते हैं वो, और दोनों को एक ही मैनेजमेंट चला रहा था, जिसके कारण से बहुत सारी दिक्कतें हो रही थी। दोनों को अलग अलग मैनेजमेंट देना चाहिए था, बट एक ही मैनेजमेंट ऑपरेट कर रहा था। फिर से आप लोगों को पता होगा कि क्रूड प्राइस जो है वो कितना ऊपर नीचे फ्लक्चुएट कर रहा था। तो क्रूड प्राइस के फ्लक्चुएशन के कारण भी काफ़ी सारा प्रॉब्लम आया था, ठीक है। तो इसकी वजह से भी जेट एयरवेज को प्रॉब्लम होने लगी और इन्होंने बाद में डिफ़ॉल्ट करना स्टार्ट किया और वो
एक टाइम पे ऐसा था कि जेट एयरवेज को सैलरी देने के पैसे नहीं थे, फ्यूल के पैसे नहीं थे, इंडियन ऑयल को पेमेंट नहीं दे रहे थे, इंडियन ऑयल से उधार पे लेके फ्यूल प्लेन फ्लाई कर रहे थे। तो इन सब पे बहुत ज़्यादा कॉस्ट चाहिए था, इसके लिए इन्हें फंड चाहिए था। प्रमोटर ने मना कर दिया, जो नरेश गोयल जी हैं उन्होंने मना कर दिया, फिर इतिहाद एयरवेज जो इसमें स्टेक ले रखा था उन्होंने भी मना कर दिया इन्वेस्ट करने से। तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स को इन्होंने अप्रोच किया, बट कोई भी पैसे देने को तैयार ही नहीं था जेट एयरवेज को। तो एट द एंड इनके सारे बिजनेस बंद हो गए थे। ठीक है, तो इन शॉर्ट इनकी हिस्ट्री यही है। सो जेट एयरवेज 2.0 इसमें होगा क्या, इसमें जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं इनके क्या मिलेंगे, किसको कितनी शेयर होल्डिंग मिलेगी। तो यहाँ पे जो प्रमोटर बन के अब आएंगे जलान एंड कार्ल रॉक, इन लोगों के पास ऑलमोस्ट 90% 89.79% होल्डिंग होगी। जो लेंडर्स हैं, जो बैंक्स और एनबीएफसी, जिन लोगों ने पैसे दिए, जिन लोगों ने अपने क्लेम सेट मतलब डाला एनसीएलटी में, उन सभी को होल्डिंग मिलेगी। सबको मिलाकर लगभग 9.5% का होल्डिंग मिल रही है। ठीक है, सारे लेंडर्स को मिला के, यहाँ पे मैंने 2 ही नाम लिखे लेकिन और भी लेंडर्स हैं। ठीक है, और जो एम्प्लॉयज़ है, जो जॉब पे थे पहले से और वर्कमैन है जिनकी भी उधारी बाकी है, तो उनको कुछ पैसे भी मिल रहे हैं और प्लस 0.5% का स्टेक मिल रहा है जेट एयरवेज 2.0 में। और हम और आप जैसे जो भी एग्जिस्टिंग शेयर, मेरे पास तो नहीं शेयर, मतलब जो भी लोग अभी शेयर खरीद रहे हैं या खरीद चुके हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ 0.21% स्टेक मिलेगा। तो ये बहुत ही कम है। ये मैंने यहाँ पे पाई चार्ट भी लगाया, अगर यहाँ पे आपको अगर ध्यान से देखोगे तो येलो के बगल में जो ये ब्लैक रो है ना, ब्लैक कलर का यहाँ पे एक पार्ट आ रहा है, ये होल्डिंग आपकी है। बाकी सारी होल्डिंग प्रमोटर और लेंडर्स के पास ही मैक्सिमम होल्डिंग रहेगी। तो बहुत ही कम होल्डिंग मिलने वाली है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, और फ्री फ्लोटिंग कैपिटल बहुत ही कम होगा, लेस देन 1% होने वाला है। अभी डीलिस्ट होगा जेट एयरवेज, फिर वापस से रीलिस्ट होगा, तो उसके बाद से फ्री फ्लोटिंग कैपिटल बहुत कम जाने वाली है। इसके ऊपर मैं अभी और डिटेल नेक्स्ट स्लाइड में बात करूँगा। और यहाँ पे थोड़ा बहुत और डिटेल बता दूँ, जो क्रेडिटर्स हैं पीएनबी और एसबीआई, ये सब बहुत सारे क्रेडिटर हैं, उन सबको लगभग जो पे करना था वो 7,807 करोड़ था, बट उनको सिर्फ और सिर्फ, उन सभी को सिर्फ और सिर्फ 385 करोड़ रुपीज़ मिल रही है, जो कि बहुत ही कम अमाउंट है। बहुत बड़ा लॉस हो रहा है इन बैंक्स और एनबीएफसीज को। ठीक है, और एम्प्लॉयज़ को भी जिनको 715 करोड़ का ड्यू था, उनको सिर्फ और सिर्फ 52 करोड़ रुपये मिल रहा है। तो यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को, बैंक्स को, एनबीएफसीज को, बहुत लोगों को यहाँ पे लॉस हो रहा है। लेकिन फिर भी ये डील जैसे तैसे किया गया है, क्योंकि जेट एयरवेज को बचाना भी बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो यहाँ पे बचाया जा रहा। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। बट एज अ शेयर होल्डर क्या हमें अभी इन्वेस्ट करना चाहिए? जो हमने अभी प्राइस चार्ट देखा, यहाँ पे अपर सर्किट लग रहे हैं 2 दिन से, पहले भी अच्छा रिटर्न दिया है, पिछले 2021 में काफ़ी बार अच्छी रैली देखने को मिली। तो क्या हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? अभी 88 रुपीज़ में चल रहा है, तो क्या हमें इन्वेस्ट करना चाहिए? तो मैं तो बोलूँगा कि बिल्कुल भी नहीं हमें करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? इसके पीछे मैंने एक एक्सेल शीट बनाई है, आपको वो एक्सेल शीट अगर एक्सेस करोगे तो समझ में आएगा। बेसिकली ये जो एनसीएलटी में जो डील हुई है, जो एनसीएलटी से रेजोल्यूशन जो पास हुआ है जेट एयरवेज के रिवाइवल के लिए, इसमें सिंपली कहा गया है कि जो प्रमोटर्स हैं, जैसे कि नरेश गोयल है और 2-3 प्रमोटर थे, उन सभी की शेयर होल्डिंग, इतिहाद जिन्होंने भी एक इतिहाद एयरवेज है, बाहर की एयरवेज कंपनी है, उन्होंने भी 24% स्टेक था, उनकी स्टेक, और कोई भी फाइनेंशियल जैसे कि पीएनबी को भी उनके पास प्लेस था प्रमोटर का, तो उनके पास 24% होल्डिंग थी, और भी एसबीआई और बाकी सबके पास भी होल्डिंग आ गई थी प्लेजिंग के कारण से। तो उन सभी की होल्डिंग को ज़ीरो कर दिया जाएगा, फुल्ली एग्जॉस्टेड उन सभी की होल्डिंग को तो ज़ीरो कर दिया गया है, और उनको थोड़े बहुत कैश दिए जा रहे हैं, 1000 करोड़ या 100 करोड़ ऐसा समथिंग कैश बांट दिया जाएगा बट। ठीक है, और ये होल्डिंग टोटल 78% होल्डिंग है। तो ये जितने भी शेयर्स थे 78% तो ये ज़ीरो हो गया। ठीक है, अब बचे आप लोग जो रिटेल इन्वेस्टर, जिन्हें हम पब्लिक शेयर होल्डर्स बोलते हैं, आप लोग जो शेयर्स खरीद रहे हो या खरीदना चाह रहे हो या खरीद चुके हो, इन सभी को कहा गया है इस रेजोल्यूशन प्लान में कि जिनके पास 100 शेयर्स होंगे उनको सिर्फ और सिर्फ आफ्टर रिलिस्टिंग, अभी ये डीलिस्ट होगा, उसका दूसरी शेयर रिलिस्ट होंगे 2.0 वाला, तो उसके सिर्फ और सिर्फ 1 शेयर मिलेंगे। समझ रहे हो? यहाँ पे मैंने एक एक्सेल शीट का स्क्रीनशॉट लगाया, आपको अभी स्क्रीनशॉट अभी इस एक्सेल शीट पे भी ले जाऊँगा। तो अगर सपोज करो 85 रुपीज़ में आपने बाई किया 1050 क्वांटिटी, आपकी वैल्यू जो है मार्केट वैल्यू 85 के हिसाब से 89,250 हो गया। लेकिन जब ये डिलिस्ट हो जाएगा, ये पूरा का पूरा ज़ीरो हो जाएगा, उसका रिलिस्ट होकर आपको सिर्फ और सिर्फ 10 क्वांटिटी मिलेगी। आपके पास 1050 क्वांटिटी थी, आपको सिर्फ 10 क्वांटिटी मिलेगी। और अगर इसकी
वापस से 89,000 होनी है, तो उसके लिए जो जेट एयरवेज का प्राइस 85 पे उसको 8,925 पे पहुंचेगा, तब आपका प्राइस ब्रेक इवन पे आएगा, नो प्रॉफिट नो लॉस पे पहुंचेगा। और ये परसेंटेज टर्म में गेन कितना चाहिए, तो 10,000% आपको चाहिए ब्रेक इवन आने पे। मैं प्रॉफिट की बात कर ही नहीं रहा हूँ, ब्रेक इवन पे आने के लिए 10,400% चाहिए। तो ये बहुत ज़्यादा गेन आपको चाहिए होगा प्रॉफिट तक आने के लिए। मतलब कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क है, मतलब आपके शेयर प्राइस की वैल्यू 99% फॉल होना पक्का है अगर आप अभी जेट एयरवेज के शेयर खरीदते हो। मैंने अभी यूट्यूब पे थोड़ा बहुत जेट एयरवेज सर्च किया, मैंने देखा किसी ने 1000 का टारगेट दिया है। मतलब फर्स्ट वीडियो जो आ रहा था उसमें 1000 का टारगेट दे रहा था, वो कुछ ना कुछ बात किया जा रहा था। यहाँ तक कि वो तो जो नया प्रमोटर बनने वाले हैं, जो टेक ओवर कर रहे हैं, इनको एक नाम से बुला रहा था, जलान एंड कार्लोग। ये दोनों एक नहीं है, दो लोग हैं, दो मतलब दो पार्टी है, लोग भी नहीं, एक तो कंपनी है और एक पर्सनल आदमी है, HNI है। तो इन दोनों का कंसोर्टियम बने। कंसोर्टियम बेसिकली एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे ज्वाइंट वेंचर थोड़ा अलग होता है, कंसोर्टियम इज डिफरेंट। आप लोग बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मिसअंडरस्टूड कर रहे हैं और इस जेट एयरवेज को अभी भी बाय कर रहे हैं अपर सर्किट पे, तो ऑब्वियसली बहुत सारे लोग बाय कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर करो, ताकि उनको पता चले कि उनको कुछ नहीं मिलने वाला इस डील में। यहाँ पे उनको 100 शेयर के बदले में सिर्फ 1 शेयर मिलेगा, 99% की लॉस पक्का है। तो इसलिए और इसको आपको ब्रेक इवन लाने के लिए भी आपको 10,400% का गेन चाहिए, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट होती है, मतलब ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और इसमें प्रॉफिट कमाना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ही है। तो इसलिए मैं बोलूँगा इस शेयर को बिल्कुल आप अवॉइड करें और अपना डिसीजन अच्छे से लें। अगर आपके पास है तो आप कंसीडर कर सकते हो प्रॉफिट बुकिंग का भी, लॉस बुकिंग जो भी आपको हो रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो, मैं इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप अपनी क्वांटिटी और जो भी बाइंग प्राइस है यहाँ पे डाल के आप अपना कैलकुलेट कर सकते हो कि ब्रेक इवन कितने परसेंटेज के बाद मिलेगा। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे ब्रेक इवन आने में आपको बहुत ज़्यादा गेन चाहिए, और जो कि ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। कई लोग यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं कि रुचि सोया जैसे रिलीज हुआ था तो अपर सर्किट पे अपर सर्किट लगा था। देखो वो लगेगा, फिर से लगेगा, मैं ये भी एग्री करता हूँ कि क्योंकि यहाँ पे देखोगे शेयर होल्डिंग पैटर्न में फ्री फ्लोटिंग कैपिटल जो है वो सिर्फ लेस देन 1% रह जाएगा। तो इसकी वजह से जब रिलिस्ट होगा तो अपर सर्किट पे अपर सर्किट लगेंगे, बिल्कुल लगेंगे। उस समय मैं कहता हूँ खरीद भी लेना। अपर सर्किट जब लग रहा हो, आप प्री ओपनिंग में अपर सर्किट पे बिड करके देखो, किसी न किसी दिन खरीदा जाएगा, उस समय खरीद लेना। बट अभी बिल्कुल मत खरीदो, अभी इससे दूरी रहो, एग्जिट कर लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि अभी खरीदोगे तो ये लॉस पक्का है। रिलिस्टिंग के बाद जो भी दाम मिल रहा है वहाँ पे खरीदोगे तो शायद अगर ये रिवाइव कर जाता है, ये 2.0 जो है जेट एयरवेज, ये बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, बिजनेस अच्छे से ग्रो करती है, तो शायद आपको प्रॉफिट हो सकता है। बट करंट में मैं बिल्कुल भी अवॉइड करने बोलूँगा। और ये भी याद रखना कि आफ्टर लिस्टिंग के 1 साल के बाद प्रमोटर जो FPO लाएगा, तो उसकी वजह से आपकी इक्विटी और डाइल्यूट होगी। फिर 3 साल के बाद फिर से इनको और इक्विटी डाइल्यूट करनी है, तो और डाइल्यूट होगी। तो इक्विटी डाइल्यूशन जिनको समझ में आता, नहीं समझ में आता तो आप गूगल कर लेना इक्विटी डाइल्यूशन क्या होता है। तो इक्विटी डाइल्यूट भी होने वाली है, तो इस शेयर से दूर रहें तो ही अच्छा है। सो आई होप आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें ट्रैप होने वाले हैं, मुझे पता है। अपर सर्किट लग रहा है, यानी कि बहुत सारे लोग बाय करें, इसलिए मैं सोचा वीडियो बना दूँ। एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल पर सब्सक्राइब करें। इस तरह के बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो केस स्टडीज़ आपको मिलेंगे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। और टेलीग्राम ग्रुप अगर नहीं ज्वाइन किया तो टेलीग्राम ग्रुप भी योर फिंसर करके, आप लिंक भी नीचे मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे डेली न्यूज़ मिलते हैं, लेटेस्ट अपडेट मिलते हैं, और उस पर आप ग्रुप डिस्कशन भी कर सकते हो किसी भी स्टॉक के ऊपर। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग।